हम बेल से रिलेटेड मैटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बीइंग एज ए क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, आप अपने क्लाइंट को जितनी जल्दी से जल्दी अगर आप बेल दिला पाते हैं, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि क्रिमिनल डिफेंस लॉयर के लिए उसकी सक्सेस रेट जो तय होती है, वो अपने क्लाइंट के लिए कितनी जल्दी बेल दिला पाता है, यही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और डिफेंस लॉयर के लिए सबसे ज़्यादा उसकी यही कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट को कितनी जल्दी से जल्दी वो बेल दिला पाए। तो बेसिकली अगर हम बेल से रिलेटेड जब मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कुछ ऐसे जजमेंट अगर हम आर्गूमेंट करने जा रहे हैं, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमेशा हमें हमें हमेशा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के, बेसिकली अगर हम क्रिमिनल मैटर में बारे में बात करें, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो हमेशा हमें हमें अपने माइंड में बनाए रखना चाहिए। जैसे कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, मतलब जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। ये एक बेसिक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल्स है, जो बेल के समय जब आप आर्गूमेंट करिए, तो बेसिकली आपको हमेशा ये चीज़ें हमेशा कोर्ट के सामने रखनी चाहिए। और जैसे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये भी एक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक्यूज्ड पर्सन के साथ हमेशा बना रहेगा जब तक कि कोर्ट के द्वारा उसको गिल्टी होल्ड ना कर दिया जाए। तो कुछ स्पेशल एक्ट भी हैं जिसके बारे में मैं हमेशा आपके बारे में बताता हूँ। जैसे पास्को के केसेस, उसमें कोर्ट का प्रिजम्पशन ये है कि एक्यूज्ड पर्सन ने ये ऑफेंस किया है। एनडीपीएस में सेक्शन 37 है। जैसे पास्को के बारे में अगर हम बात करें, तो आई थिंक एक स्पेशल एक्ट है, सेक्शन 29 इसके बारे में बनाया गया है जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस थोड़ा सा एक्यूज्ड पर्सन के लिए डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें एनडीपीएस में, तो सेक्शन 37 भी है। तो कुछ और जैसे ईडी से जो केस फाइल करती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएम मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं उसमें भी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक्यूज्ड पर्सन के साथ नहीं रहता है, थोड़ा सा इसमें। बट जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो प्रिंसिपल है, प्रोसिक्यूशन को अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर हम कुछ ये सारी चीजें जब अपने माइंड में रखे रहते हैं, तो बीइंग एज ए क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, जब आप अपने एक्यूज्ड पर्सन के लिए आप जब बहस करने जाते हैं, तो कुछ जजमेंट हमेशा आपको कंसीडर करना चाहिए। जैसे रिसेंट जजमेंट के बारे में अगर हम बात करें, आई थिंक सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 के बहुत अच्छे जजमेंट हैं जिसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने उसमें कैटेगराइज बांट दिया है, कैटेगराइज कर दिया है, ए बी सी डी 4 कैटेगरी में ऑफेंस को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो बेल बेसिकली अगर चार्जशीट तक एक्यूज्ड पर्सन को अगर अरेस्ट नहीं किया गया है, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद एक्यूज्ड पर्सन को अगर कोर्ट जनरली बेल उसको दे दिया जाना चाहिए। तो जो नक्सल है, जो आर्टिकल 21 के बारे में बहुत अच्छे जजमेंट प्रेजेंट टाइम में अगर हम कंसीडर करें, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 के बहुत अच्छे जजमेंट हैं। हमको इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कोर्ट ने इसमें दोहराया है, और हमको इसको कंसीडर करना चाहिए जब हम बेल रिलेटेड मैटर पे जब हम आर्गूमेंट कर रहे होते हैं। दूसरा जजमेंट अगर हम बात करें, जैसे रिसेंट पॉपुलर बहुत अच्छे केस है जिसमें ऑनरेबल मनीष सिसोदिया वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, आई थिंक 2024 के बहुत अच्छे जजमेंट हैं, जिसमें भी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत अच्छे आर्टिकल 21 के बारे में बताया गया है, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन के बारे में बताया गया है। तो अगर हम बेल रिलेटेड इश्यूज के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस जजमेंट से भी गो थ्रू होना चाहिए। और इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आप बेल आर्गूमेंट के समय जरूर अपने क्लाइंट के फेवर में, जब आप अपने क्लाइंट के फेवर में जब आप आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, तो कोर्ट के सामने आपको ये बातें जरूर रखनी चाहिए। अगर हम कुछ और जजमेंट जो कि हमेशा आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, जैसे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट हैं, जिसने तो पूरे 7 साल से अगर कम की सजा है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेना, ये पूरी तरीके से इसमें बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जिसमें अगर 7 साल से कम की सजा है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी एक्यूज्ड पर्सन को उसमें अरेस्ट नहीं कर सकता, तो अगर उसके पास कोई जेन्युइन और कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता है तो डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छे जजमेंट है, जिसमें मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। और बेल को प्राथमिकता देने वाली बातें अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के लैंडमार्क जजमेंट, आई थिंक 2004 के जजमेंट हैं। अगर आप इस पे गो थ्रू होंगे, तो डेफिनेटली आप जब आर्गूमेंट अपने क्लाइंट के लिए कर रहे होते हैं, तो आपको इस जजमेंट को भी आपको समझना चाहिए, और इसको कोर्ट के सामने आप बहस करना चाहिए। और इसमें पूरी चीज़ें 7 साल से कम की अगर सजा है, तो पुलिस के लिए या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए बहुत डिफिकल्ट है किसी एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर ले, जब तक कि उसको अप्रीहेंशन, उसमें कुछ कंडीशंस है, अगर उसको टेम्परिंग ऑफ द विटनेसेस है, या फिर उसको अप्रीहेंशन है कि इस जगह को छोड़ के भाग जाएगा, और एविडेंस को टेम्पर कर देगा, या
विटनेसेस को वो इन्फ्लुएंस कर देगा। अगर ये कंडीशंस अगर अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाएगा तभी उसका रिमांड होगा। बाकी 7 साल से कम की सज़ा में अवनीश कुमार के जजमेंट के बाद ये बहुत डिफिकल्ट है कि कोर्ट उसको रिमांड देती है। अगर हम और भी चीज़ें देखें, जैसे सत्येंद्र कुमार अंटिल के बारे में हमने आपको डिस्कस किया, तो एक चीज़ और अगर हम देखेंगे तो चार्जशीट के पहले अगर उसको गिरफ्तार, मैंने बता ही दिया, चार्जशीट के पहले अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया है तो चार्जशीट के बाद उसको जमानत दे देनी चाहिए। इसके बारे में बहुत अच्छे जजमेंट हैं सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 के जजमेंट है। और जजमेंट अगर हम सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली आई थिंक 2020 के जजमेंट को कंसीडर करेंगे तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में इसमें बहुत अच्छे गाइडलाइन दिए गए हैं। और इसमें कोई टाइम लिमिट, बेसिकली अगर हम इसका कंक्लूजन देखेंगे तो इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है। चार्जशीट जरूरी नहीं है कि वो पूरे ट्रायल तक एंटीसिपेटरी बेल अगर एक बार ग्रांट हो गई तो वो पूरे ट्रायल तक एंटीसिपेटरी बेल चलता रहता है। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। जब आप बेल रिलेटेड प्रोविजन के बारे में अगर एक डिफेंस लॉयर को सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली की जजमेंट से भी गो थ्रू होना चाहिए। अगर हम कुछ हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे मनीष सिसोदिया वर्सेस द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ये जजमेंट आप रीड थ्रू करिए, 2024 का जजमेंट है। और एक पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये दोनों अगर आप ये दोनों जजमेंट को आप पढ़ेंगे, पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसमें हीनियस ऑफेंस में भी अगर आपके अगेंस्ट में हीनियस ऑफेंस का एलिगेशंस है तो भी आपको बेल दिया जाना चाहिए। केवल ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस में बी वन ऑफ द कंसिडरेशन, बट इट कैन नॉट बी सोल बेसिस फॉर रिजेक्टिंग द बेल एप्लीकेशन। इसमें कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, आई थिंक गंभीर मामलों में भी बेल दिया जाना चाहिए। ये अगर आप इस जजमेंट को, आईनेक्स मीडिया का भी बहुत अच्छे केसेस हैं, तो पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को आपको गो थ्रू करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी तरीके से कोर्ट ने बताया है। अगर हम एक जजमेंट, अगर हम जो अरेस्ट की जो नेसेसिटीज है, गिरफ्तारी की आवश्यकता का परीक्षण और गिरफ्तारी आपका मतलब जब तक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस आपके साथ सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। भागने की अगर संभावना नहीं है और अगर ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो बेसिक जो मैंने आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स बताया क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, तो अगर आप देखना चाहेंगे तो एक जजमेंट है, मुझे जहाँ तक लग रहा है 2022 के ही जजमेंट है, के नटराजन वर्सेस स्टेट, आई थिंक 2022 की जजमेंट है, जिसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता का परीक्षण। डेफिनेटली अगर किसी पर्सन को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और कोर्ट को उसका रिमांड लेने समय कई चीज़ें कंसिडर करनी होती है। अगर एक सफिशिएंट रीजन होता है तो ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसका रिमांड भी कोर्ट को लेना चाहिए। अगर आप इस जजमेंट को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। एक आर्टिकल 21 जो कि किसी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को ये हमारा को डील करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है। किसी व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तभी छीना जा सकता है जब तक उस पर्सन को किसी भी अपराध में दोष सिद्धि ना किया जाए। तो अगर हम फंडामेंटल अगर हम आर्टिकल 21 को अगर हम देखते हैं तो इसके बारे में भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो हमारा है, हर एक सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट है, तो मुझे लगता है कि बेल से रिलेटेड मैटर के समय आपको कोर्ट में अपने एक्यूज्ड पर्सन की तरफ से आर्टिकल 21 जो कि एक गारंटेड फंडामेंटल राइट है, इसके बारे में भी आपको आर्गुमेंट करना चाहिए। एक चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि बेसिकली अगर हम ये देखें कि कभी कभी कोर्ट अगर, मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर कोर्ट जब बेल के समय पे अगर बेल एप्लीकेशन को जब आप कोर्ट उसको डिस्कस कर रही होती है तो कोर्ट को उसके एविडेंसेस उसमें जो एविडेंसेस हैं उसके बारे में टिप्पणी उसके बारे में कमेंट करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रायल इम्पैक्ट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनल मेरी बातें नहीं, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बेल एक प्राइमी फेसाई कोर्ट को कंसीडर करना है कि क्योंकि ट्रायल बहुत लंबे समय तक चलेगा, और जो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस और बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्रोसिक्यूशन, बेल इज रूल्ड, जेल इज एक्सेप्शन, ये सब जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ये सब हमेशा एक्यूज्ड पर्सन को, तो ट्रायल लंबे समय तक चलेगा। जब तक उसको गिल्टी नहीं किया गया तब तक वो पर्सन इनोसेंट है, ऐसा जूरिस्प्रूडेंस है, ऐसा कोर्ट को मानना चाहिए। और किसी के आर्टिकल 21
को अगर हम कंसीडर करेंगे तो बेल कोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में दिया जाना चाहिए। तो लेकिन कोर्ट कभी कभी क्या करती है, जो सुपीरियर कोर्ट होती है उसको जो एविडेंसेस हैं उसको उस पे किसी तरीके के जो एविडेंसेस उस पे किसी तरीके के कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आई थिंक अगर आपको जजमेंट देखना है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा ये क्यों कह रहा हूँ जिससे ट्रायल इम्पैक्ट ना हो। आई थिंक अगर आप ट्रायल को प्रभावित करने से बचने के लिए साक्ष्यों पर विस्तृत टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप एक जजमेंट, मुझे लगता है कि बहुत पहले के जजमेंट है, मुझे लग रहा है आज से लगभग 40-45 साल पहले की बहुत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मुझे लगता है कि निरंजन सिंह वर्सेज प्रभाकर राजाराम खरतोरे, आई थिंक AIR 1980 के जजमेंट हैं। आप इसमें देखेंगे, इसमें ट्रायल को प्रभावित करने से बचने के लिए साक्ष्यों पर विस्तृत टिप्पणी से अदालतों को बेल एप्लीकेशन जब डिसाइड करें तो उसको परहेज करना चाहिए। तो जब आप बेल के समय जब आप आर्गूमेंट कर रहे होते हैं तो आपको अपने क्लाइंट के लिए इन सब केस लॉज और भी ढेर सारे केस लॉज हैं। तो जैसे क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि जब मैंने आपको डिस्कस पहले ही कर दिया कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमेशा एक्यूज पर्सन के साथ रहेगा, तो क्रिमिनल इंसिडेंट के बेसिस पे किसी को बेल डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं और भी जजमेंट्स हैं, जैसे ग्रेविटी कोर्ट अगर सोसाइटी में एक अलग मैसेज जाएगा तो ये सब चीज़ें नहीं है। मैं आपको जब बेल एप्लीकेशन के समय जैसे प्रोसिक्यूशन जो भी अगर क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बताए तो आपको डेफिनेटली जो बेसिस है उसमें कि सर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इसके साथ बना है, ट्रायल चलेगा जब तक उसको गिल्टी होल्ड नहीं किया गया है। अगर सिर्फ क्रिमिनल हिस्ट्री है तो आपको कंसीडर करना चाहिए कि सर ये सिर्फ क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्रिमिनल इंसिडेंट है, इसको किसी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली जब आप आर्गूमेंट करें, भले आपके एक्यूज पर्सन की एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो प्रभाकर तिवारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट है जिसमें अपेक्स कोर्ट ने सिंपल यही बातें बताई हैं। तो अगर अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में कमेंट कर रहा है बेल के समय, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जाना चाहिए। अगर ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के बारे में प्रोसिक्यूशन कर रहा है कि सर ये एक गंभीर नेचर के ऑफेंस है, जैसे 700-800 करोड़ का अगर कोई अगर किसी ने कोई वो कर दिया है, स्कैम कर दिया है, या फिर हीनियस ऑफेंस जैसे कि अगर मर्डर हो गया है, या फिर जो भी चीज़ें हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, तो सिर्फ हीनियस ऑफेंस ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के आधार पे किसी की बेल कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती, बेल रिजेक्ट नहीं कर सकती। आपको कोर्ट को बताना चाहिए। मैंने जो आपको एग्जांपल भी दिया, आई थिंक पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के जजमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ यही चीज़ें बताई हैं। तो अगर प्रोसिक्यूशन अगर आपको बता रहा है कि सर ये गंभीर किस्म के अपराध हैं, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस हैं, तो इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें कोर्ट के सामने रखनी चाहिए। आगे आपको कोर्ट में जो हमेशा जो चीज़ें हैं कि ट्रायल लंबा समय तक चलेगा, किसी पर्सन को ट्रायल लंबे समय तक चलेगा, कि स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे बेल दिया जाना चाहिए। जो बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, इस बेसिक प्रिंसिपल्स को आपको कोर्ट के सामने जब आप बेल आर्गूमेंट कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा कोर्ट के सामने इसको रखना चाहिए। आगे भी जैसे अगर मान लीजिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर ये चीज़ें बता रहा है कि सर इससे सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाएगा, तो मुझे लगता है कि एक इंस्टीट्यूट दिल्ली की बहुत अच्छे जजमेंट है जहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ें बिल्कुल बताया कि जब कोर्ट यहाँ पे ये देखने के लिए नहीं बैठी है कि सोसाइटी को क्या मैसेज जाएगा, बल्कि कोर्ट बेल एप्लीकेशन को डिसाइड कर रही है, और जो एविडेंसेस हैं रिकॉर्ड में, उसके हिसाब से कोर्ट को डिसीजन लेना होता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट भी बेल और हमेशा आपको बहुत क्रिटिकल अप्रोच में आपको अपने क्लाइंट के लिए बेल एप्लीकेशन मूव करना चाहिए, और आर्गूमेंट भी आपको बहुत अपने क्लाइंट के लिए, डिफेंस के लिए आपको करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जैसे आपको ये चीज़ें अपने मन में या फिर आपको समझ लेना जरूरी होता है। जैसे ट्रायल कोर्ट में अगर सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अगर आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, आई थिंक हीनियस ऑफेंस जैसे कि मर्डर का केस एलिगेशन है, तो प्रैक्टिकली ज़्यादातर जजेस जो प्रैक्टिकल देखते हैं वो बेल नहीं देते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपीलेट कोर्ट में जाना चाहिए। अपीलेट कोर्ट का सेंस ऐसा हुआ कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट एक लिबरल होते हैं, हाई कोर्ट नहीं तो आपको आगे की कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना चाहिए कि हम और कुछ जजेस के ऊपर भी पढ़ते हैं। मैंने भी ढेर सारी कुछ आप जब कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जो क्रिमिनल ये बातें बिल्कुल सही हैं कि कोर्ट बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय जो प्रीवियस जजमेंट्स हैं अपेक्स कोर्ट के, या फिर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन सब चीज़ों को कंसीडर करती है। लेकिन हमेशा ये चीज़ें देखी जानी जाती है, और ये चीज़ें सही भी हैं
कि ये बेल देना या रिजेक्ट करना ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, लेकिन डिस्क्रिशन का मतलब ये नहीं है, डिस्क्रिशन लॉफुल होना चाहिए, प्रिंसिपल्स के बेस पे होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वो आर्बिट्रेरनेस से हो या फिर वो गलत हो, ऐसा नहीं है। कोर्ट को हमेशा जो प्रिंसिपल्स है उस पर ही काम करना चाहिए, लेकिन एक अच्छा एडवोकेट वही होता है जो जब कोर्ट पे वो काम करता है तो वो जज के नेचर को भी जानता है कि इस केस में ये बेल देते हैं या फिर इसमें कब बेल देंगे, विटनेस की टेस्टमनी होने के बाद बेल देंगे या फिर इसमें नहीं देंगे। हर चीज़ें जो एक डिफेंस लॉयर होता है, जो एक एडवोकेट होता है, वो जज के माइंड सेटअप को या फिर जज जिस नेचर का जिस तरीके, क्योंकि जज भी एक ह्यूमन है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, भले ये चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि ये डिस्क्रिशन पावर होती है तो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे सेशन कोर्ट में, जैसे प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से क्या प्रेजेंट टाइम के बारे में मैं बात करूँ तो इस समय जो भी जज हैं, अगर हम पास्को के एलिगेशंस बताएं तो अगर आपके अगेंस्ट में सेक्शन 3 है तो प्रेजेंट टाइम में तो आपको बेल हमारी कोर्ट इस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं देगी, लेकिन इसके पहले जो कोर्ट थी, अगर आपके अगेंस्ट में एविडेंसेस नहीं है तो डेफिनेटली अगर आपका केस सही है तो पहले के कोर्ट में देती थी, तो प्रेजेंट टाइम में नहीं देती, तो हम लोग भी यहाँ से डिस्पोज करके हाई कोर्ट भेज देते हैं। तो जैसे हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन है तो यहाँ से डिस्पोज करा के हाई कोर्ट भेजना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। कई ऐसे कोर्ट हैं, जैसे मजिस्ट्रेट के बारे में बात करें, अगर आपके अगेंस्ट में 452 IPC के एलिगेशन लगे हैं तो कुछ ऐसे हैं जज जो एक दिन जुडिशियल कस्टडी में भेज के बेल देंगे, या फिर प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ है, जो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, वो इंटरिम दे देते हैं, इंटरिम बेल दे देंगे, अगले दिन क्योंकि क्रिमिनल हिस्ट्री कॉल करेंगे अगले दिन उसको बेल दे देंगे। तो डेफिनेटली हर एक जज का अप्रोच अलग अलग है। तो जो एक अच्छा एडवोकेट होता है वो उस जज को उस पैटर्न को, उस कोर्ट को देख के उसी हिसाब से अपने क्लाइंट के लिए सजेस्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें बेल से रिलेटेड है तो हम डेफिनेटली उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे गैंगस्टर का प्रेजेंट टाइम में गैंगस्टर एक्ट में ज़्यादातर केसेस में गैंगस्टर एक्ट में बेल कोर्ट नहीं देती है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप डिस्पोज कराइए, आप हाई कोर्ट भेजिए, हाई कोर्ट में आसानी के साथ बेल हो जाती है।